इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं, अब ये वोटिंग से तय होगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने लोकसभा में सरकार पर अविश्वास का जो प्रस्ताव रखा था उसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जब विपक्षी एकता वाले इंडिया को यह भी पता है कि मोदी सरकार के पास तो पूर्ण बहुमत है, उन्हें पता है कि अकेले बीजेपी के पास ही 300 से ज्यादा लोकसभा सांसद हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा महज 272 का है, तो उन्होंने ऐसा अविश्वास प्रस्ताव रखा ही क्यों जिसका खारिज होना तय ही है। क्या विपक्षी एकता वाले इंडिया की यह ऐसी ट्रिक है जिसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अब फंस गए हैं और ऐसे अविश्वास प्रस्ताव में हार कर भी जीत विपक्ष की ही होने वाली है? आज बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इस देश में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास बेहद पुराना है। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से लेकर 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव की कुल संख्या 27 रही है। इनमें से महज 3 बार यानी कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1996 में एच डी देवगौड़ा और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव सफल रहे थे और इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा था। बाकी के 24 अविश्वास प्रस्ताव में विपक्षी एकता को हार का सामना करना पड़ा था। और अब जब भारतीय राजनीति के इतिहास का 28वां अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो इसका भी गिरना तय ही है और तय है कि विपक्ष इसमें हार जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। फिर भी विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों ने यह रिस्क लिया है और यह रिस्क जानबूझकर लिया गया है, जिसका फायदा विपक्ष को होना तय है। वो कैसे, तो वो भी जान लीजिए। और उससे पहले यह जान लीजिए कि दरअसल अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि विपक्ष के किसी नेता या फिर पूरे विपक्ष को अगर यह लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो इसे साबित करने के लिए विपक्ष को लोकसभा में एक प्रस्ताव देना होता है। इसे ही अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को बहस की तारीख तय करनी होती है और इस बहस के दौरान ही प्रधानमंत्री को अपनी सरकार का पक्ष रखना होता है और साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत का जरूरी आंकड़ा है। बहस के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करवाते हैं। अगर सरकार बहुमत के आंकड़े को पार कर जाती है तो सरकार बची रहती है। ऐसा न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना होता है। तो अब हुआ यह है कि कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने 26 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है और इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा अध्यक्ष को इस मुद्दे पर बहस करने के लिए एक तारीख तय करनी ही होगी और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी को इस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना ही होगा। अभी तक विपक्ष ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करें, मणिपुर पर बात करें, वहां के हालात पर बात करें, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को, चर्चा करने को राजी भी हुई, लेकिन विपक्ष एक सुर में अड़ा रहा कि जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तब विपक्ष लेकर आ गया अविश्वास प्रस्ताव। अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर तो प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना ही होगा और इस जवाब के दौरान ही मणिपुर का भी जिक्र होगा ही होगा। इस तरह से कांग्रेस और पूरा विपक्ष संसद में हंगामा करके भी जो काम नहीं करवा पाया, वो काम अब विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव कर देगा और प्रधानमंत्री मोदी को मजबूरी में ही सही विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना ही होगा। आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। बाकी ये भी तय है कि अविश्वास प्रस्ताव टिकेगा नहीं और पीएम मोदी बड़ी आसानी से सदन में बहुमत साबित कर देंगे, क्योंकि आज की तारीख में भी लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं।
अगर एनडीए के दलों के सांसदों को भी शामिल कर लें तो यह आंकड़ा 330 को भी पार कर जाता है और यह बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है। लिहाजा विपक्ष की हार तय है। लेकिन इस हार के बावजूद विपक्ष ने पीएम मोदी को सदन में बोलने पर मजबूर कर ही दिया है और इसे ही इंडिया अपनी जीत के तौर पर देखने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।